हाँ जी। अब बहुत अच्छी तरह से आपने गुरु को व्याख्यायित किया, और जितना आप बोलते जा रहे थे हमारे सामने कबीर प्रकट होते जा रहे थे। आप आपकी कविताओं में गांव के, शहर के, कस्बे के, आज की भाषा में कहें तो पिछड़े और दलितों के जीवन का एक मार्मिक चित्रण मिलता है, और वाम की भाषा में कहें तो शोषितों का मार्मिक चित्रण मिलता है, वंचितों का चित्रण मिलता है। अभी आजकल मैं शिवमूर्ति जी का उपन्यास पढ़ रही थी, अगम बह दरियाव। अगम बह दरियाव। तो वहां पर जो एक एक चीज को जिस तरह से उभारा गया है, बहुत बड़े बड़े सवालों को लेकर के उन्होंने छोटी छोटी कहानियों में कहने की कोशिश की है। जीवन के बहुत बड़े बड़े दुख कैसे छोटी छोटी जगहों से, पीड़ाओं से निकलते हैं, और फिर वो कैसे एक पीड़ा का समंदर बन जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि फिर एक समय ऐसा आता है कि उससे लड़ना दुष्कर कार्य लगने लगता है। जान चली जाती है, जान नहीं चली जाती है बल्कि कई पीढ़ियों की जान चली जाती है, और हम उस दुष्चक्र से उबर ही नहीं पाते। तो ये बताइए कि ये जो एक दुष्चक्र चल रहा है, जिसमें पूरा इतिहास ऐसे घूम रहा है, जो शिवमूर्ति कहा है, जो आपने अपनी कविताओं में कहा है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप भी देखिए छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, आप कविता आंदोलन से जुड़े रहे, तब कविताओं को जनता के बीच लेकर के गए। तो उम्मीद के लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे उम्मीद की रोशनी कहाँ दिखती है? ये क्या अंतहीन लड़ाई है? ये कहाँ तक चलेगी? कहाँ तक लोग लड़ेंगे? ये जो विपदा के मारे हुए लोग हैं, जो आपकी कविता के अभागे लोग हैं, आखिर इनके लिए सूरज कब उगेगा? संध्या जी, जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद से धीरे धीरे जो सामंतवाद था, तो हम लोगों ने बचपन देखा। अभी हमारा देश तो आज भी अर्ध सामंती और औपनिवेशिक है, लेकिन फिर भी कम हुआ और पूंजीवाद बढ़ा। और पूंजीवाद का जो चरम उत्कर्ष है वो हम साम्राज्यवाद से लेकर के और उसके जो ग्लोबलाइजेशन को, जिसे भूमंडलीकरण कहते हैं, इसको तो मैं बहुत दिन से बेहयाईकरण कहता हूँ। और इस संसार को इस तरह के कि जैसे मनुष्य कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब पैसा है, वो सब कुछ संपत्ति है, वो सारा चीज कोई मतलब एक हार्दिकता और मतलब पूरे के पूरे संसार का सब कुछ बदल दिया इसने। और कॉरपोरेट्स की स्थिति भारत से अधिक कहाँ जानी जा सकती है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, पूंजीवाद के पास अपार पैसा है, अपार शक्ति है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्रीज है, शासन है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन संसार नहीं बदलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब भी उम्मीद है, विकल्प है। और अभी जनता ने देखा कि जनता कैसे विकल्प खड़ा कर सकती है। तो जैसा भी हो, लेकिन धन्यवाद सुधीर। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू के, वो भी जुड़ चुके हैं जबलपुर से, उनको भी धन्यवाद। तो अगर संसार में, इस धरती पर तमाम संघर्षशील भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर ऐसे महापुरुषों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, अगर नेशनल मंडेला नहीं पैदा होंगे, फिर अब तो हमारे देश में होंगे, देखिएगा बहुत दिनों तक स्थितियां नहीं चलेंगी। तो उम्मीद तो है, लेकिन सुलझाए कोई, शायद अकबर इलाहाबादी का शेर है कि सुलझाए कोई, किस तरह सुलझाए ये गुत्थी। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। हाँ, वो भी शेर है कि अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है। और वो कि सुलझाए कोई, किस तरह सुलझाए ये गुत्थी।
खुद हजरत आदम जिसे उलझाए हुए हैं। तो हाँ, परमात्मा से लेकर पुराण तक, क्या बात। परमात्मा से लेकर पुराण तक, है ना, तमाम लोग जिस व्यवस्था के लिए काम कर रहे हो उसका एक फंदा है। मैंने कभी नहीं पढ़ी एक कविता, वो कविता मैं आपको पढ़ रहा हूँ जिसमें बहुत छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं और बड़े अद्भुत तरीके के शिल्प में लिखी गई है। उसका शीर्षक है चुल्लू भर पानी का सनातन प्रश्न। जी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी कुहड़ बेढंग, देखिए यथार्थ कितना जटिल होता है और उस जटिल यथार्थ पर कैसे कैसे पर्दा डाला जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसी कुहड़ बेढंगी और कर्कशा पत्नी के साथ बाप रे बाप कैसे निभाते हैं आप, या कोई कहे कि एक ऐसे उजड भोड़े और मूर्ख पति के साथ कैसे रहती हैं आप, तो इसका उत्तर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से अधिक कठिन है। क्या बात है। तो इसका उत्तर, ब्रह्म को खोजने के लिए कितने हजार साल लगाया हमने, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये साधारण सा प्रश्न एक स्त्री जो अपने जीवन में झेल रही है, एक पुरुष जो अपने जीवन में झेल रहा है, उसी पर कि तो इसका उत्तर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से अधिक कठिन है। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि कहने से काम नहीं चलेगा। निष्कर्ष की पंक्तियां देखिए कि कई बार क्षुद्र प्रश्नों से, कई बार, मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस पंक्ति को, कि कई बार क्षुद्र प्रश्नों से, कई बार क्षुद्र प्रश्नों में सभ्यताएं छिपी होती हैं। कई बार क्षुद्र प्रश्नों में सभ्यताएं छिपी होती हैं। इधर कभी आपने गौर किया कि 10-20 रुपए का सामान बेचने वाले 500 या 1000 की नोट देने पर किस तरह झुंझला उठते हैं या रुआसे हो जाते हैं। पानी तो आजकल हर जगह बिकता है, पर क्यों नहीं मिलता चुल्लू भर पानी। निष्कर्ष देखिए कि कई बार सरल प्रश्नों से दर्शनों का जन्म होता है। सरल प्रश्नों से दर्शनों का जन्म होता है। लोग मरते क्यों हैं, बूढ़े क्यों होते हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं, तो कितना बड़ा दर्शन आया बुद्ध कि आजकल तो हर जगह बिकता है पानी, पर क्यों नहीं मिलता चुल्लू भर पानी। कई बार सरल प्रश्नों से दर्शनों का जन्म होता है। अब देखिए जो सच्चाई है हमारे समाज की, कि बड़ी बड़ी बातें करने के आदी हम लोग छोटे लोगों और छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। बड़ी बड़ी बातें करने के आदी हम लोग छोटे लोगों और छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। दुनिया को समझने के लिए उलझे रहते हैं सनातन प्रश्नों में, जैसे मैं कौन हूं, या क्या प्रेम ईश्वर की तरह अगम, अगोचर और अनिर्वचनीय है। जैसे दुनिया को समझने के लिए उलझे रहते हैं सनातन प्रश्नों में, जैसे मैं कौन हूं, या क्या प्रेम ईश्वर की तरह अगम, अगोचर और अनिर्वचनीय है।
हम गौर नहीं करते कि कई बार सनातन प्रश्नों में सनातन मूर्खताएं छिपी होती है। क्या बात है, क्या बात है। सनातन सनातन प्रश्नों में सनातन मूर्खताएं छिपी होती है। एक गांव के और तमाम लोगों के बारे में एक मेरी कविता थी, पहाड़ लोग, लेकिन वो मिल नहीं रही है। और हाँ, मिल गई। इसको भी पढ़ देता हूँ, फिर बात करते हैं। ये प्रोफेसर कुंवर पाल सिंह के बड़े जनवादी लेखक संघ के और समीक्षक, उनकी स्मृति में है। पहाड़ लोग अपना सब कुछ देते हुए पूरी सदाशयता के साथ शताब्दियों के उच्छेदन के बाद भी बचे हैं कुछ छायादार और फलदार वृक्ष। अपना सब कुछ देते हुए पूरी सदाशयता के साथ शताब्दियों के उच्छेदन के बाद भी बचे हैं कुछ छायादार और फलदार वृक्ष, नीच कहे जाने वाले परिश्रमी लोगों की तरह। जिन लोगों ने झूले डाले इनकी शाखों पर, इनके टिकोरों से लेकर मोजरों तक का इस्तेमाल करते रहे रूप रस गंध के लिए, जिनके साथ ये गर्मी जाड़ा बरसात खपे, यहाँ तक कि जिनकी चिताओं के साथ जलते रहे ये, उन लोगों ने इन पर कुल्हाड़ी चलाने में कभी कोताही नहीं की। उन लोगों ने इन पर कुल्हाड़ी चलाने में कभी कोताही नहीं की। देश भर में फैले पहाड़ यही लोग हैं जिन्हें हर तरह से नोच कर नंगा कर दिया गया है। हाँ निवेदिता जी बताइए। ये सुनते हुए मुझे आपकी एक पंक्ति याद आई, ठीक नहीं दोहरा पा रही हूँ, लेकिन उसका मंतव्य ये था कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा श्रद्धा से पढ़े आपके शास्त्र, उन्हीं को शास्त्रों ने सबसे अस्पृश्य कहा और दुत्कार दिया। जिन्होंने शास्त्र की बातें, धर्म की बातें सबसे ज्यादा मानी, धर्म ने उन्हीं को सबके किनारे कर दिया। हाँ, वो एक मेरी कविता है, वो कमाल है कहा कमल भारती। हाँ, बिल्कुल वही। और पहले मैंने वो एक निराला पर राष्ट्रीय परिसंवाद हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो हम दोनों लोग बोलने गए थे। रीवा से वो आए थे और मैं गया था, और वो अलीगढ़ से आए थे, और बहुत सारे विद्वान थे। दूधनाथ सिंह ने उसकी अध्यक्षता की थी, शायद सत्य प्रकाश मिश्र थे कि नहीं थे, मुझे याद। तो जानते तो मैं उन्हें जानता था, वो मुझे जानते थे कि नहीं जानते थे तो नहीं जानता, लेकिन हम लोगों की जो ये बातचीत हुई आपस में, और लाजमी था कि वो दलित लेखक थे। और आज भी जितने दलित लेखक हैं, मैं समझता हूँ कि कमल भारती सबसे अधिक स्पष्ट है, और उनकी कुछ चीजें उससे मैं सहमत नहीं हूँ, प्रेमचंद पर उनकी बात से सहमत नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है, बहुत गहन अध्येता है। और मेरे विंध्य क्षेत्र में, जो विंध्य हिमाचल यमुना गंगा का विंध्य है जहां मैं रहता हूँ, इस विंध्याचल में एक परंपरा है। कहा गया कि ये यहाँ के राजा कबीरपंथी हैं, जैसे कबीरपंथी लोग कहते हैं कि साहेब बंदगी, ऐसे नमस्कार करते हैं। कबीरपंथी लोग कहते हैं साहेब बंदगी। उस तरह से हमारे रीवा में लोग बोलते हैं साहेब सलाम। तो ये यहाँ के राजघराने का अभिवादन है। तो कबीर यहाँ बहुत दिन तक बांधवगढ़ में आके रहे थे, और बांधवगढ़ में एक कवि थे सेन नाई, सेन जिसे कहा जाता है, जो दादू और तमाम लोगों के साथ नाम आता है सेन। तो
हमारे कबीर साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफेसर सुखदेव सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उनसे वसुधा का जब सहायक संपादक था और कमला प्रसाद जी संपादक थे, आशीष त्रिपाठी भी बहुत सहयोग करते थे उसमें, इनके पिताजी थे प्रोफेसर विजय अग्रवाल थे। तो मुझसे कहा गया कि सेन और कबीर पर कुछ लिखवाइए। तो सेन और कबीर परिचय करके, सेन और कबीर का जो परिचय हुआ, देखो दो लोग कहते हैं ना कि देखिए मुख्तार की लज्जत गालिब है कि जो उसने कहा मैंने समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो दो कबीर और सेन दोनों मिल रहे हैं, दोनों के दुख एक जैसे हैं, दोनों की पीड़ाएं एक जैसी हैं। इस पर मुझे ध्यान है, इस पर मैंने एक कविता लिखी है कुशवाहा राम प्रकाश। तो दो स्थानों पर और दो व्यक्तियों पर, एक विश्वनाथ त्रिपाठी और राम प्रकाश कुशवाहा, कमल भारती पर भी उस कविता में बात आती है कि भाई अब थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी सदिच्छा, सदाशयता अगर अपने भीतर पैदा करें हुए वर्ग, जो सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही शोषण नहीं है, अगर कोई सामाजिक स्तर पर शोषित है तो उसका भी इलाज होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। उस कविता को कविता कमाल है कहा कमल भारती ने, तो पहले मैंने उसको दिनेश कुशवाहा और कमल भारती परिचय ही लिखा था उस कविता का शीर्षक, लेकिन बाद में मैंने क्योंकि वो तकिया कलाम की तरफ खुलते थे कि कमाल है भाई, कमाल है भाई, तो हमने कहा कमाल है कहा कमल भारती ने, बड़ी तेजाबी कविता है। तो उस कविता में है। अच्छा, मुझे एक कविता में बीच में टोक रही हूँ, मुझे एक कविता, जब आपने ये कहा कि आर्थिक शोषण ही सब कुछ नहीं होता, मानसिक और सांस्कृतिक गुलाम, मुझे एक बात याद आ गई, आपकी कविता याद आ गई जिसमें आपने कहा कि लोग जिन पिछड़ों दलितों का शोषण होता है वो लड़ते क्यों नहीं। तो मुझे आपकी कविता की वो पंक्ति याद आई जिसमें आपने कहा रिंग मास्टर। शाप मुक्त होने का कौन सा तरीका है, कविता का शीर्षक है शाप मुक्त होने का कौन सा तरीका है। अमूमन देखा गया, खास करके मैंने उससे अपने बाबा दादा वगैरह को लिया है। हमारे बाबा हमारे 2-4 जिलों के बहुत बड़े पहलवान थे और बहुत शक्तिशाली थे, पिता भी शक्तिशाली थे। पिता तो 1 कुंटल से ऊपर के थे, एक्का पर बैठते थे, बुलेट पे बैठते थे तो चरमराने लगती थी। लेकिन सारे लोगों की जो अतिशय विनम्रता है, या जहाँ महाभारत में कृष्ण कहते हैं कर्ण से कि जब निर्णायक घड़ियां होती हैं इतिहास की और अन्याय अपने चरम पर होता है, उस समय अगर कोई मौन साध लेता है तो वो इतिहास में उन लोगों के साथ दगा करता है, छल करता है जो शोषित है। तो मुझे लगा कि इतना अपार बल लेकर के भी विद्रोही नहीं होता वो समाज, जो समाज मतलब हजारों कुंटल के बोझ उठाता है, पूरी धरती का सीना चीर देता है, अन्न उपजाता है, फसलों के साथ बागवानी यानी एग्रीकल्चर, हर्टिकल्चर, पशुपालन से लेकर के सेवा के वो बड़े काम। आज देखिए कि जो सीवर लाइनें हैं, उन सीवर लाइनों में कितने बड़े मतलब सीमा, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि सरहद पर शहीद होने से अधिक साहस चाहिए सीवर लाइन में घुसने के लिए, और ये जानते हुए कि हो सकता है कि 5 मिनट में मैं मर जाऊं, मौत भी हो जाए। बहुत बात है। कितने लोग सीवर लाइनों की सफाई करते हैं, वो किन के लिए करते हैं? उनको इस्तेमाल करना है, वो कमोड और वो टॉयलेट। सही बात। लेकिन वो बेचारे, और उनकी मजदूरी क्या, 300-400 घुसते हैं और एक साथ एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी घुसता, वो भी मर जाता, 3-3 लोग एक साथ। तो जो समाज इतनी सेवा से लेकर के और श्रम तक रहा, लेकिन उसने अपनी लड़ाई, संजीव मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े भाई हैं, उनका वो जब किसानों की आत्महत्या पर फांस उपन्यास आया था, तो मैंने कहा कि आपने कभी सोचा कि अपने आप को मारना दूसरे के को मारने से अधिक कठिन है?
तो ये लोग आत्महत्या ही क्यों कर रहे हैं? इतने किसान क्यों करते हैं भाई? लड़ते क्यों नहीं, संगठित क्यों नहीं होते? इतना बड़ा हथियार तो दिया है गांधी ने, दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल। तो अहिंसा का भी एक रास्ता दिया है। हालांकि दिनकर ने लिखा है कि हिंसा का आघात अहिंसा ने कब कहां सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। दानव तो आज भी देव लोगों को, सीधे सज्जन लोगों को हराते हैं, लेकिन फिर भी एक हथियार है अहिंसा का हथियार, और विश्व प्रसिद्ध हथियार हो गया हो। बहुत एक मजेदार बात याद आ गई संध्या। अपने आजम करते हैं, वो सिबली कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी बहुत अद्भुत है। अब मतलब आप समझिए कि बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी। तो उसके संस्थापक थे मौलाना सिबली नोमानी। मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से कि जब वो आजमगढ़ में महात्मा गांधी आए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उनकी सभा का संचालन उन्होंने किया था, और बहुत प्रतिष्ठित, हाँ जी, प्रतिष्ठित। तो गांधी जी के लिए उन्होंने गालिब का शेर सुनाया। हाँ। और बहुत कम लोग, हमारे युवा पीढ़ी के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। देखो, शेर सिर्फ इश्कियात नहीं होते, उनकी जो तहदारी होती है, उनके जो अर्थ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जब गांधी को उन्होंने बुलाया मौलाना सिबली नोमानी ने, तो हाँ जी, तो उन्होंने शेर पढ़ा कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। और फिर गांधी की तरफ ऐसे हाथ किया कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो सांप मुक्त होने का क्या तरीका है कि आप शेर हैं और एक रिंग मास्टर, एक छोटा सा हंटर लिए रहता है और आपको जीवन भर हाँकता रहता है। और आप वो पंक्तियां अगर आपको याद आए जिसमें रिंग मास्टर की बात आती है तो कृपया सुनाइए। तो क्यों नहीं, अगर संध्या अगर आपको पसंद है तो मैं उसको 1 मिनट में आपको करता हूँ। ये शाप मुक्त होने का कौन सा तरीका है? जी, वो उसी में है। मुझे गुस्सा आता है अपने पिता, दादा, परदादा पर। हाँ, वो किस पृष्ठ पर है, कुछ है क्या वो? कि वे इतने सीधे क्यों थे? हाँ जी, पढ़िए। बाजुओं में बला की ताकत लेकर भी वे बेचारे क्यों थे? सोचते सोचते सर्कस का रिंग मास्टर मेरे जहन में आतंक की तरह छा जाता है, और मेरा गांव, मेरा शहर उसी आतंक में समा जाता है। बहुत ताकतवर कविता है। अप्रैल मई महीने की आंधी और बारिश से सूख जाते हैं मेरे प्राण। हवा बूंदाबांदी के साथ कांपने लगता है मेरा दिल, जबकि पूरा शहर निश्चिंत होता है घरों, पार्कों, रेस्तराओं और सिनेमा घरों में। तब मेरे भीतर मेरे गांव का खलिहान, आम का बगीचा त्राहिमाम कर रहा होता है। मुझे बेदर्द उदास कर जाती है गर्मी की शाम। जाड़े और वर्षा की शाम से एकदम अलग प्रेयसी की तरह याद आती है गांव की। शहर मुझे नहीं रिझा पाता। उचटा मन गांव में भाग भाग जाता है, जहां मैं बीनता था बचपन में आम के टिकोरे, धोता था गेहूं, तोपता था भूसा, मनाया करता था कि क्यों नहीं होती हैं सिर्फ उजली रातें जिनमें होता है रास्ता चलने का सुविधा, आंगन में साग भात खाने का मजा। गर्मी की शाम, किसान के घर राशि आने का मौसम, मेरी प्रेमिका, मेरा गांव मुझे घेर लेते हैं इस समय में। पूरा का पूरा गांव में होता है, अपने आप को दादा परदादा की तरह बलवान पाता हूँ। तभी सर्कस की भाषा में, तभी सर्कस की माया में अपने आप को नाचता हुआ पाता हूँ। देखता हूँ खत्म हो गए बैल, समाप्त हो गई गायें, लापता हो रही है भैंसें। गर्मी भर खेत धू धू करते जलते हैं। गन्ना, गेहूं, आलू, प्याज सब हो गए किसान से बेगाने। फंसाने के लिए पंडित, मुल्ला, महाजन, नेता, अफसर सभी हैं।
उजाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक है, बचाने के लिए कोई नहीं। किसान का बेटा लड़े अगर तो नक्सली करार दिया जाता है। क्यों हो गया है मेरा पौरुष अभिशापित, शाप मुक्त होने का कौन सा तरीका है? सोचते सोचते सर्कस का रिंग मास्टर मेरे भीतर आतंक की तरह छा जाता है। इस बहुत ही शानदार कविता के लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी कविता है ये। मैं इसे आपसे सुनना चाहती थी, लेकिन मुझे इसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मुझसे बहुत अच्छे ढंग से सुनाया आपने। और बहुत बढ़िया, उतना अच्छा मैं नहीं पढ़ता। और आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और जिस तरह से आप कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, मतलब एक इतनी छोटी सी कविता में कहां से कहां तक लाकर किसी कम पढ़े लिखे आदमी को, जिसने दुनिया के इतने चक्रव्यूह नहीं भेजे हों, उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ से समस्या शुरू होती है। तो वो महारत, वो जादू आपकी कलम में है और ये जादू बना रहे, हम इसी की कामना करते हैं। एक हमारी बहुत बड़ी शिष्या हैं पहले की, डॉक्टर वर्षा तिवारी, नेहा शुक्ला और तमाम लोग वो संकेत कर रहे हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी पर एक कविता मैंने लिखी। जी जी और बहुत अद्भुत है विश्वनाथ जी। हाँ जी, त्रिपाठी जी बताते हैं कि 97 का दिसंबर या नवंबर का महीना था, 1997 का, लगभग 4:30 बजे रात को फोन आया राजेंद्र यादव का और कहे पंडित क्या कर रहे हो, और लगे गालियां देने, सारा तुम्हारा तो जीवन सार्थक हो गया और अब तुम पर एक ऐसी अद्भुत कविता आई है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम जगो और मैं तुमको सुनाता हूँ। और विश्वनाथ जी बताते हैं कि फिर फोन पर उन्होंने कविता सुनाई और उसको छपना था कि मैं बाद में नाराज भी हुआ, लेकिन नमो अंधकारम जो कहानी छपी थी मेरा ख्याल है दिसंबर में, हंस में 97 में, उसी में ये कविता ब्लॉक में छापी गई थी अलग से। और अपने देश के बड़े आदरणीय आलोचक हैं डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के, विश्वनाथ जी के समकालीन है। तो वो उन्होंने कहा कि ये तो मल्टीनेशनल्स के खिलाफ है ये कविता। तो कहते हैं कि कभी करोति का बयानी रसम जानंती पंडिता। जयशंकर प्रसाद जी से कहा कुछ लोगों ने कि भाई कामायनी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है और उसको पढ़ाते हैं प्राध्यापक लोग, प्रोफेसर लोग, तो आप कभी क्यों नहीं पढ़ाते आकर के? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि भाई मैं जो सुनता हूँ कामायनी के जितने प्रकार के अर्थ हो प्राध्यापक लोग करते हैं, मैं तो उतना कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो कुछ और सोच के लिखा था और न जाने उसके कितने अर्थ निकलते हैं। तो धन्यवाद श्रवण। तो मैं उस कविता को पढ़ता हूँ, खुद आप लोग तय करेंगे कि क्या है, कैसे है। और इसको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि जो बारीक डिटेल्स होते हैं वो कैसे आते हैं। कविता का शीर्षक है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना। अब तो मैं उन्हें आचार्य कहता हूँ, लेकिन वो नाराज होने लगते, कहते हैं आचार्य मत कहो। ठीक है डॉक्टर त्रिपाठी ठीक है, खैर उनके मन में बैठा है, लेकिन अब तो आचार्य हैं। मैं एक बहुत अद्भुत संस्मरण भी करीब 20 पन्ने तो लिख चुका हूँ उन पर, और कहता हूँ कि आपके रहते ही छप जाता। आखिन में सच राख में जो, उसका शीर्षक है। तो खैर एक कविता में पढ़ रहा हूँ। जिस चाव से विश्वनाथ जी खाते हैं पकवान, उसी चाव से खाते हैं नमक और दूध। मतलब मेरा देखा हुआ है, मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़के लड़कियां इतने
मतलब वेल डेकोरेटेड, सेंटेड एंड पेंटेड आते हैं कि प्रोफेसरों को बहुत चैलेंज होता है, लेकिन विश्वनाथ जी ने पैंट और ऊपर से कुर्ता, खादी का, मोटे खादी का कुर्ता और एक पैंट में पूरा जीवन बिता दिया। वहां लोग लंच बॉक्स, जो बॉक्स ले आते हैं वो हार्ट वाला, उससे भाप निकलती रहती है, और विश्वनाथ जी अपने झोले से एक डिब्बा खोल के और रुमाल में बधा हुआ रोटी और प्याज और वो सब्जी इतने चाव से उनको खाते देखा हूँ। तो और लोग कहते कि गुरु जी हमको भी दीजिए उसमें से, और हमारे में से ले लीजिए, ये पकौड़ा, ये कढ़ी और ये पनीर, इतना। और हमारे घर में तो मतलब कितनी बार उन्होंने कहा भूख लगी है, कोई तो पत्नी बोली कि हम क्या दे, टोस्ट बना देते हैं, ये करते, अरे नहीं नहीं नहीं, और घुस गए रसोई में और उन्होंने हाथ पर सुबह वाली रोटियां रखी, और वो हमारे यहाँ तो उसको लाल भाजी बोलते हैं, और उधर यूपी में उसको कुछ बोलते हैं, अरे चौराई, लाल चौराई, लाल चौराई, और हाथ पर ही रोटी और साग और खा रहे हैं। है सुनिए, देखिए, जिस चाव से विश्वनाथ जी खाते हैं पकवान, उसी चाव से खाते हैं नमक और रोटी, प्याज और मिर्च के साथ। चटनी देखते ही उनका चूल्हा मगन हो जाता है। चटनी, हाँ चौराई बोलते हैं, कि चटनी देखते ही उनका चोला मगन हो जाता है। इस तरह कि उन्हें खाता हुआ देखकर कुबेर के मुंह में पानी आता है। डॉक्टर अपनी हिदायतें भूल जाए, मंदाग्नि के रोगी की भूख खुल जाए, कुछ ऐसा कि उन्हें खिलाने वाला उन्हें खाता हुआ देखकर ही अघा जाए। कुछ ऐसा कि उन्हें खिलाने वाला उन्हें खाता, धन्यवाद आशीष, कि उन्हें खाता हुआ देखकर ही अघा जाए। मुंह में एक निवाला गया नहीं कि बस सिर हिला हौले से। वाह वाह, क्या अंदाज। मुंह में एक निवाला गया नहीं कि बस सिर हिला हौले से। वाह, जैसे किसी ने बहुत सलीके से उन्हें गालिब का शेर सुना दिया हो, जैसे किसी ने बहुत सलीके से उन्हें गालिब का शेर सुना दिया हो। थाली का एक एक चावल अंगुलियों से उठाते हैं अक्षत की तरह, हाथ से खाते हैं भात, जैसे जैसे चम्मच से चावल खाना
मध्यस्थ के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन लेना हो। थाली का एक एक चावल अंगुलियों से उठाते हैं अक्षत की तरह, हाथ से खाते हैं भात, जैसे, हाँ सूर्यनाथ बहुत देर से आए तुम, खाते हैं भात जैसे चम्मच से चावल खाना मध्यस्थ के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन लेना हो। अब ध्यान दीजिए, उनके क्लासरूम में चला गया मैं, जहां पढ़ाते थे। रस की उद्भावना में डूबे भरत से, भरत मुनि जिन्होंने रस सूत्र दिया था, कि रस की उद्भावना में डूबे भरत से कविता के अध्यापक विश्वनाथ जी ने सीखा होगा शायद बातों बातों में भी व्यंजनों का रस लेना। रोटी, दाल, भात, रोटी, दाल, भात, तरकारी, पूरी, पराठा, रायता, चटनी, दही बड़े और भरवा बैगन, इडली, डोसा, चाट, समोसा। जरा इनका उच्चारण तो कीजिए, आप भी आदमी हो जाएंगे। अगर अन्न जल भूख प्यास न होते, अगर अन्न जल भूख प्यास न होते तो कितनी उबाऊ होती है दुनिया। अगर अन्न जल भूख प्यास न होते तो कितनी उबाऊ होती है दुनिया। अगर दुनिया में खाने पीने की चीजें न होती तो जीव को राम कहने में भी रस नहीं मिलता। सच बात। विश्वनाथ जी का खाना देखकर मन करता है, मेरा बेटा है ये उत्कल, डॉक्टर उत्कल कुशवाहा, थैंक यू डियर। अगर हाँ, विश्वनाथ जी का खाना देखकर मन करता है कि आज बीवी से कहें कि वह मटर का निमोना और आलू का चोखा बनाए। विश्वनाथ जी का खाना देखकर, ये बहुत अच्छा बनाती है बबीता खाना, और इलाहाबाद में तुमको संध्या जी को भोजन कराना है बना करके। इलाहाबाद की बहुत अच्छी रिसर्च स्कॉलर है और जीआरएफ है, कि विश्वनाथ जी का खाना देखकर मन करता है आज बीवी से कहें कि वह मटर का निमोना और आलू का चोखा बनाए, जिसे खाया जा सके छक कर। बाबा किसी गरीब बाभन के बेटे रहे होंगे। क्या बात। बाबा किसी गरीब बाभन के बेटे रहे होंगे, अन्यथा अमीरी में पले हुए किसी भी आदमी की जीभ पर, अन्यथा अमीरी में पले हुए किसी भी आदमी की जीभ पर नहीं चढ़ सकता अन्न मात्र का ऐसा स्वाद। उनके खाने की तुलना गरीब मजदूर या हलवाई की खेत पर फूलने वाली भूख से ही की जा सकती है। अन्यथा जिनके पास विकल्प है स्वाद के, वो नहीं जानते भूख का स्वाद। अन्यथा जिनके पास विकल्प है स्वाद के, वो नहीं जानते। ये कविता आशीष को बहुत प्रिय थी जब वो विद्यार्थी थे, और वो है कविता, उस कविता का शीर्षक है कुशवाहा राम प्रकाश। ये हमारे मित्र थे शोध के दौरान और आलोचक हैं अच्छे, और राजकीय महिला विद्यालय के प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। हम लोग हॉस्टल में एक साथ रहते थे। तो इसमें भी जो एक बेरोजगार शोध छात्र है और या संघर्षशील है, उसका कैसे चलता है। तो हाँ, कुशवाहा राम प्रकाश, देखिए स्थान पर ये भी उसी तरह की एक कविता है, लेकिन इसका जो आप कह रही थी पहले
उसका एक भाव है उसमें कि हमने एक दूसरे के पीछे एक जैसी पूछ देखी। वो पूछ क्या है? कुशवाहा, राम प्रकाश कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा। कि हमने एक दूसरे के पीछे एक जैसी पूछ देखी और शर्माए, पर हमारे पास शर्म से लाल गाल नहीं, टभकते दुख थे, जिन्होंने हमें मित्र बना दिया। पर हमारे पास शर्म से लाल गाल नहीं, टभकते दुख थे, जिन्होंने हमें मित्र बना दिया। जिस दिन वे कहते मेरा सारा दोष मेरी 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई में है, अगर हम लोग कह देते आपकी लंबाई, तो नाराज हो जाते थे। दिस इज नॉट माई लेंथ, इट इज माई हाइट। कहते मेरी हाइट, ऊंचाई को हाइट कहते थे। कि जिस दिन वे कहते मेरा सारा दोष मेरी 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई में है। तुमने भी तो गौतम पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी आशीष, इसी तरह की कविता लिखी थी कि जिस दिन वे कहते मेरा सारा दोष मेरी 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई में है, उस दिन ये जरूर एक कविता लिखते। एक दिन उन्होंने एक बड़े दर्पण में डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा को देखा। एक दिन उन्होंने एक बड़े दर्पण में डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा को देखा और आश्चर्य से भर गए कि उन्होंने इस ऊंट से पढ़ने और लिखने का इतना अधिक काम लिया। बड़ी लंबाई थी ना, तो इस ऊंट से उन्होंने लिखने और पढ़ने का इतना अधिक काम लिया। अब देखिए, एक बेरोजगार छात्र की जीवनी शुरू होती है। उनकी सारी गृहस्थी एक झोले में होती, जिसे वे सलीब की तरह कंधे पर ढोते। उन्हें अक्सर कोलंबस की आत्मा का ख्याल आता। वे ज्ञान के लुटेरों को सदी का समुद्री डाकू और उनके अड्डे को अमेरिका कहते। वे नौकरियों के लिए जाते और वापस कर दिए जाते। आकर ईसा की तरह बुदबुदाते, उन्हें क्षमा करना प्रभु, वे नहीं जानते कि वे क्या करते। बहुत ध्यान देने योग्य पंक्तियां हैं। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं कि मैं जब भी गुर्राता, गुर्राना कहते हैं जो श्वान होता है, जब किसी को काटने के पहले डराता है तो करता है। तो मैं जब भी गुर्राता, वे खूब जानते हैं। वे नौकरियों के लिए जाते और वापस कर दिए जाते। आकर ईसा की तरह बुदबुदाते, उन्हें क्षमा करना प्रभु, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मैं जब भी गुर्राता, वे खूब जानते हैं। वे कहते शांत हो बंधु, वो कहते शांत हो बंधु, सारे निर्णायकों की आत्मा मर चुकी है और उनकी लाशें कुटेव कर रही हैं। पर यूं ही नहीं रहेगा सब दिन, जो आप करी थी ना उम्मीद की किरण, पर यूं ही नहीं रहेगा सब दिन, एक दिन बदलेगा। और मौसम जब बदलता है तो चूहे के बिल में भी बदलता है, बिल्कुल बदलता है। और मौसम जब बदलता है तो चूहे के बिल में भी बदलता है। उसका घर छोड़कर भागता है सांप। मैं बेरोजगार हूं पर हारा नहीं हूं। अगर कहीं मैं उनके हाथों टूटा तो भी एक ऐसा दर्पण बन जाऊंगा जिसके आखिरी टुकड़े तक उन्हें दिखेगा अपने हत्यारे इतिहास का अपराधी चेहरा। जिसके अंतिम टुकड़े तक उन्हें दिखेगा अपने हत्यारे इतिहास का अपराधी
टुकड़ा। अब देखिए कैसे समाज शास्त्र आता है कविता में, साहित्य में। हाँ संजय जी, जी जी संजय जी, जी धन्यवाद, अच्छा याद दिलाया आपने। भगवत रावत, ज्ञानेंद्र पति, अरुण कमल थे, आशीष भी थे उसमें, और लोग थे, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी वगैरह कविता पढ़ी थी। संजय कुमार जी उप सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन में, और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनका कहना है कि ये कविता मैंने तब सुनाई थी कुलपति आवास रीमा में, जब राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह, ज्ञानेंद्र पति, कई कवि लोग उसमें इकट्ठा थे, भगवत रावत जी भी थे, उनकी स्मृति को। हाँ, तो मैं कह रहा था अगली पंक्ति है कि वो राम प्रकाश जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रजमंडल जैसा है समूचा भारतवर्ष, ब्रजमंडल जैसा है समूचा भारतवर्ष, जहां सब कुछ सुलभ है। इस पंक्ति पर मेरे कुछ मित्र मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि जहां सब कुछ सुलभ है, कहते कि मक्खन और मट्ठा और दही ही नहीं है, छाछ ही नहीं है, गोपिकाएं भी हैं। हमने कहा हाँ भाई, मान लीजिए कि ब्रजमंडल जैसा है समूचा भारतवर्ष, जहां सब कुछ सुलभ है, पर मक्खन कुछ लोग ही खा रहे हैं, सदाचार ही नहीं। पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा कि सदाचार ही नहीं, कदाचारों की भी लीला भूमि है यह देश, कदाचारों की भी लीला भूमि है यह देश। वे प्रेम को संवेदना का कालिक विस्तार कहते, और दुआ सलाम तक भूल चुकी पुरानी प्रेमिकाओं को जीवन का सबसे दिलचस्प झूठ। जहां जहां जिस ठौर उन्होंने किया था प्रेम, वहां वहां उन्हें एक शिलापट लगवाने की इच्छा होती। राम प्रकाश जी की पत्नी ने पूछा कि ये सही लिखा है दिनेश जी ने, जहां जहां उन्होंने किया था प्रेम, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बात उन्होंने मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में लिखी है। तो जहां जहां उन्होंने किया था प्रेम, वहां वहां उन्हें एक शिलापट लगवाने की इच्छा होती। हालांकि एक ज्ञान वृद्ध नीरस आचार्य की तरह दिखने के बावजूद वे प्रेम के नाम पर किशोरियों की